Hello students, good morning to all. In the last lecture, we were discussing about the cooperative societies, and in today's lecture we are moving ahead towards our last form of business organization, that is joint stock company. तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अलग अलग तरह की फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सभी के कुछ बेनिफिट हैं, सभी की कुछ लिमिटेशंस हैं। जब भी एक नया बिजनेसमैन ऑप्ट करता है किसी भी फॉर्म के लिए, उसको सारे बेनिफिट्स, मेरिट्स, लिमिटेशन, फीचर्स ध्यान में रख के फिर उस बिजनेस के लिए जाना पड़ता है। तो आज के लेक्चर में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, क्या इसका मीनिंग है, क्या फीचर्स हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, क्या मेरिट्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश करने का एक चांस देती है। पहले मीनिंग की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगा। मीनिंग में देखते हैं, देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी पांचवी ये हम फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले हमने सोल प्रोप्राइटर किया, फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फिर पार्टनरशिप, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज और लास्ट में हम कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर मीनिंग की बात करें, देखिए मीनिंग क्या है इसका। इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पीपल की लोगों का एसोसिएशन है, कैरिंग आउट अ बिजनेस एक्टिविटी, जो कि क्या कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। कैरिंग आउट अ बिजनेस एक्टिविटी, वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। हैज अ सेपरेट existence independent from its members। इनकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो क्या है, अलग है किनसे, इनके मेंबर से। जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है, सेपरेट लीगल एंटिटी का केस है ये। बेसिकली मैं आपको फीचर्स में बताऊंगा कि इनकी जो एग्जिस्टेंस है इनके मेंबर से या ऑनर से अलग रहेगी। ऑनर से कंपनी है, अलग मानी जाएगी। ये तीनों को मिला के इसका मीनिंग बनता है, कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैरिंग आउट अ बिजनेस एक्टिविटी एंड हैज अ डिस्टिंक्ट और सेपरेट एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कि कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जो काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं, और इनकी एग्जिस्टेंस जो अपने मेंबर से अलग है। हमारे इंडिया में कंपनीज एक्ट है, कंपनी जो भी फॉर्म होनी है वो एक एक्ट के अंडर गवर्न करती है। कंपनी एक्ट इनको कौन सा गवर्न कर रहा है, कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान दीजिए, इससे पहले ये एक्ट रिसेंटली अमेंड हुआ है, कई बच्चों के पास ओल्ड बुक्स है वहां पे। इससे पहले जो कंपनी एक्ट होता था वो था 1956। जो पहले वाला कंपनी एक्ट था हमारा वो था कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन अभी नया एक्ट आ गया कंपनीज एक्ट 2013। तो इसके अंडर ये गवर्न करता है कंपनीज को। कंपनी के मीनिंग की बात कर रहे थे, मैंने थोड़ा सा बताया। इसके बाद कंपनी कोई भी वो है, एक और मीनिंग दे देते हैं कि कंपनीज इन विच सेपरेट लीगल एंटिटी परपेचुअल एग्जिस्टेंस आर्टिफिशियल पर्सन and having a common seal। देखिए एक मीनिंग ये भी दे देते हैं, कंपनी इज एनीथिंग विच इज आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ कंपनी इज
an artificial person having a separate legal entity with perpetual succession and a common seal। कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल मीन्स जो ओरिजिनल पर्सन नहीं है, लेकिन इन द आइज ऑफ लॉ उसे एक पर्सन की तरह कंसीडर किया जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर से अलग है। परपेचुअल सक्सेशन, ये मैं बताऊंगा आपको, परपेचुअल एग्जिस्टेंस सक्सेशन की लंबे समय के लिए चलती है ये। एंड हैविंग अ कॉमन सील, जिनकी एक कॉमन सील है, मतलब उनकी जो, जिसे हम स्टैम्प बोलते हैं, जिसमें कंपनी के सिग्नेचर या नेम एंग्रेव्ड होते हैं, वो है। अब कंपनी में थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं मैं, कंपनी होती क्या है बेसिकली। अगर कोई पर्सन चाहता है कि उसका एक लार्ज फंड वाली ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहता है, तो उसके पास इतने रुपए नहीं होते, वो क्या करता है, जनरल पब्लिक से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर लेता है। कुछ पैसा खुद का लगा दिया, कुछ पैसा लोगों से इकट्ठा कर लिया। वो लोग क्यों देंगे पैसा उसको? लोग देंगे क्योंकि कंपनी में वो उनको हिस्सेदार बनाएगा। ठीक है, कि मैं बड़ी कंपनी खोल रहा हूं, सपोज 100 रुपए की कंपनी है, 20 रुपए का हिस्सा उसने अपने आप रख लिया, और बाकी जो 80 रुपए का हिस्सा वो 5-5 रुपए में 16 बंदों में 16 पीपल में डिवाइड कर दिया उसने। सभी ने 5-5 रुपए दिए और उतनी उतनी ऑनरशिप ले ली। तो जो उसने हिस्सा बेचा है और खुद हिस्सा रखा है, वो सभी क्या है? शेयर होल्डर। वो सभी क्या है? शेयर होल्डर। ध्यान दीजिए, मैं कंपनी खोलना चाहता हूं, मेरे पास 20 रुपए हैं, 20 रुपीज मेरे हो गए, ये मैं शेयर होल्डर हो गया। ठीक है तरुण, एंड बाकी मैंने 80 रुपए थे, 80 रुपीज के लिए मैंने 5-5 रुपए में इसको डिवाइड किया और 16 को बेच दिया। ये 16 बंदे, ये टोटल शेयर होल्डर कितने हो गए मेरे पास? एक ये 16, ये 16 प्लस 1, टोटल शेयर होल्डर मेरे पास हो गए 17। इसे बोला जाता है शेयर होल्डर, जो ओनर है, और यही ओनर होते हैं, यही ओनर होंगे कंपनीज के, जिन्हें हम शेयर होल्डर भी बोलते हैं। और इसके बाद कंपनी को चलाने के लिए अलग से कौन अपॉइंट होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी को चलाते कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी को मैनेज कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलाने का काम इनका है। ओनर कौन है? जिनका पैसा लगा होगा, चाहे वो 1-1 रुपया लगा, जितना भी लगा। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में भी दे, जिन्होंने शेयर खरीदने, चाहे छोटा हिस्सा चाहे बड़ा हिस्सा, जिन्होंने कंपनी का शेयर खरीद लिया वो शेयर होल्डर, और जो मैनेज कर रहे हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अभी बच्चों ने सुना होगा, देखिए आप +1 में आए हो कि शेयर्स होते हैं, अभी तक आपको ये पता है सेंसेक्स होती है, सेबी है, लेकिन इनके बारे में डिटेल में हम +1 में ही पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज में। आपको फिलहाल इतना बता देता हूं कि शेयर खरीदने का बेनिफिट क्या है और शेयर क्या है। देखिए शेयर क्या है? जस्ट एक लीगल प्रूफ है कि आप इस कंपनी के इतने हिस्से के मालिक हो। जैसे ये 100 में से 20 का मालिक था, इट मींस 20% का शेयर होल्डर है। ये 5% के थे, 5 रुपीज के थे, 100 में से मतलब 5% के शेयर होल्डर है। शेयर क्या होता है? हिस्सा, उस कंपनी की ऑनरशिप का शेयर, उसे शेयर बोला जाता है। शेयर खरीदने के बेनिफिट क्या हैं? 2 बेनिफिट होते हैं शेयर खरीदने के हमें। एक तो कंपनी हर साल, जैसे कंपनी अब इन पैसों से करेगी क्या? देखो अपने पास नहीं रखने कंपनी ने पैसे, कंपनी ने बिजनेस चलाना है। यहां पे लिखा हुआ कैरिंग आउट अ बिजनेस एक्टिविटी। कंपनी ने बिजनेस चलाना है तो वो बिजनेस करेगी इन 100 रुपीज से। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये 100 रुपीज की, पैसे होते हैं बहुत ज्यादा, लाखों में करोड़ों में भी हो सकते हैं। अब इनसे बिजनेस करेगी कंपनी, हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करेगी। जो प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? इन सभी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्रॉफिट्स। उस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाता है? डिविडेंड। उसे बोला जाएगा डिविडेंड। कि जो कंपनी ने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, उनमें से जो पार्ट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो है डिविडेंड। एक तो ये बेनिफिट है शेयर खरीदने का कि हमें हर साल कंपनी जो प्रॉफिट होती है उसका कुछ हिस्सा देती है, जिसे बोला जाता है डिविडेंड। सेकंड बेनिफिट क्या है कि जैसे जैसे कंपनी अच्छा बिजनेस करती है, उसके शेयर की वैल्यूज है अप होती रहती हैं। अगर मैंने आज शेयर 50 रुपए का खरीदा और कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही थी, कंपनी की अच्छी रेपो हुई, उस शेयर का प्राइस सपोज 55 हो गया, उसका प्राइस 55 हो गया, तो ये 5 रुपए कैपिटल गेन है मेरा। मैं इसको जब मर्जी बेच सकता हूं। तो 50 रुपए का शेयर मैंने खरीदा था, बिक गया मेरा, सेल हुआ मेरा 55 में, तो 5 रुपए का मेरा ये वाला बेनिफिट हो गया।
ये होते हैं शेयर खरीदने के फायदे। ये जस्ट एक चैप्टर आएगा, आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ यहीं तक रख रहा हूं। आपको जर्नल एक बताना था कि शेयर होता क्या है, शेयर होल्डर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है। ये कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने मीनिंग बताया, मीनिंग आप इन तीनों से कंबाइन कर सकते हो। आर्टिफिशियल पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि एक बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं, और सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसके बारे में और बता दिया कि शेयर होल्डर क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है। कंपनीज एक्ट हमारा कौन सा है जो अभी प्रिवेल कर रहा है, वो है कंपनीज एक्ट 2013। पहले कौन सा था, 1956। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है कि कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी, डेफिनेशन क्या है, कंपनी इज any corporate body which is registered under this act or any other previous prevailing act। कोई भी ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी जो इसके अंडर रजिस्टर्ड हुई है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड हुई है, या कोई प्रीवियस एक्ट जो काम कर रहा था उसके अंडर रजिस्टर्ड हुई। ये था सारा कंपनी का मीनिंग और थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में। अब मैं आपको समझा रहा हूं इसकी फीचर्स क्या है, या मेरिट्स क्या है, या लिमिटेशंस क्या है। वो समझाने से पहले मैं बच्चों से एक और शेयर करना चाहूंगा चीज। लक्सर पेन सुना होगा आपने। लक्सर पेन एक कंपनी है जो कि पेन बनाती है, आप ये यूज करते हो, पार्कर पेन्स, पायलट पेन्स, पेपरमेट, वाटरमैन, ये सभी लक्सर के सब ब्रांड है। लक्सर कंपनी देखो जब स्टार्ट हुई तो 1963 में, लक्सर का केस मैं यहां पे लिख रहा हूं जो कि आपके साथ डिस्कस करना है, ये जनरल नॉलेज के लिए और कंपनी के थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्यों ज्यादा ये चूज की जाती है। 1963 में लक्सर को देवेंद्र कुमार जैन, डीके जैन ने स्टार्ट किया। उनके पास 5000 रुपीज थे और 5 एम्प्लॉइज। 19 ईयर उस लड़के की एज थी उस टाइम पे। 19 साल की उम्र में लक्सर पेन को उसने स्टार्ट किया, और उसमें क्या था, एक पैशन था कि उसने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। लक्सर पेन फाउंटेन पेन था जिसकी निब है वो पहली बार एक फाइबर से बनी थी। उस टाइम फाउंटेन पेन स्टार्ट हुए लक्सर, और उसने धीरे धीरे मेहनत करते करते उस कंपनी को इतना बड़ा बना दिया कि आज इंडिया में सबसे बड़ी स्टेशनरी की कंपनी, अगर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में शेयर है 20%, वो लक्सर पेन्स का है। और 500 करोड़ रुपीस इनका टर्नओवर है इस टाइम पे। 2014 में देवेंद्र कुमार जैन की डेथ हुई है, उसके बाद उसका सक्सेसर रहा उसकी लड़की पूजा जैन। और जो लक्सर पेन था, देखिए इसमें था क्या, बेसिकली एक आइडिया था उस देवेंद्र कुमार जैन का, जिन्होंने उस आइडिया को फॉर्मेट करके 19 ईयर्स ऑफ एज, आपकी एज से 1-2 साल ज्यादा, बस 19 ईयर ऑफ एज थी उसकी, और उसने उसी एज में अपनी कंपनी स्टार्ट करने का सोचा। दिल्ली में सदर बाजार में उसने काम स्टार्ट किया, और फिर अब देखिए अब उनकी जो बहुत ज्यादा उनके पास एम्प्लॉइज हैं, और उनके जो फैक्ट्रीज हैं वो दिल्ली, मुंबई, अभी रिसेंटली एक हरिद्वार में 2008 में उन्होंने अपना खोला था प्लांट। तो बहुत बड़ी कंपनी बनी लक्सर ऑल ओवर इंडिया, और बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये थी कि कैसे देवेंद्र कुमार जैन ने अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश किया। अब मैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में बताऊंगा आपको इसके। अब बात करते हैं फीचर्स की कि क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए फीचर है जो मीनिंग से क्लियर है। मैंने मीनिंग में आपको बताया कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कॉमन सील है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, कंट्रोल इनका कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं, ऑनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, लायबिलिटी मैं बताना भूल गया, बताऊंगा मैं इसमें फीचर्स में, ठीक है, रिस्क क्या है उनमें डिवाइड हो जाता है। तो यही फीचर्स है जो मैंने मीनिंग में बताई आपको। डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल पर्सन। देखिए इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी भी एक पर्सन है, अपने नेम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ऑन प्रॉपर्टी,
और बेच भी सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं अपने नाम पे। हालांकि जैसे दूसरे पर्सन होते हैं उनकी तरह ना तो ये सांस ले सकते, ना चल सकते, ना घूम सकते, तो इसीलिए इन्हें कौन सा बोला जाता है, आर्टिफिशियल, कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन अपने नेम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, केस हो भी सकता है, केस कर भी सकते हैं। तो इस कैरेक्टरिस्टिक या फीचर को बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। सेकेंड वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में देखिए क्या है कि कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर्स मे कम और मे गो बट कंपनी विल कंटिन्यू टू गो। कंपनी चलती रहेगी, मेंबर्स आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसमें मैं एक केस बताता हूं, अभी रिसेंटली सीसीडी का केस आया था कि उसके ऑनर की डेथ हुई। कैफे कॉफी डे जो अभी 6 महीने पहले की बात है कि उसके ऑनर की डेथ हो गई थी। तो क्या सीसीडी उसके जाने से खत्म हो गया? नहीं। कंपनीज देखिए, आप देखिए कंपनीज जो बनी हुई है काफी लंबे लंबे सालों से बनी हुई है। कोका कोला कंपनी है या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज देख लीजिए आप, इनके ओनर हमें पता नहीं, नाम भी नहीं पता ओनर के, तो वो शायद आते जाते रहते हैं मेंबर्स, क्योंकि वो शेयर होल्डर होते हैं, अपना शेयर बेच देते हैं दूसरे को। लेकिन कंपनीज क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है उनकी, इन द आइज ऑफ लॉ वो अलग है। अगर कोई केस होना भी है, मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप बीवरेज कंज्यूम कर रहे हो कोका कोला का, उसमें से कोई ऐसी चीज निकल जाती है जो कि हैजार्डस है, तो आपको केस फाइल करना है। ओनर के खिलाफ वो केस फाइल नहीं होगा, इट विल बी फाइल्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कंपनी, जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हो उसके खिलाफ ही आपका केस फाइल होगा, ओनर के खिलाफ नहीं। दिस इज नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी, कि उनकी जो एग्जिस्टेंस है अपने मेंबर्स से इंडिपेंडेंट है। मेंबर्स आ भी सकते हैं, मेंबर्स में कम और गो, बट द कंपनी विल सर्टेनली कंटिन्यू, कंपनी चलती रहेगी। थर्ड आगे कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है? आप देखते हो कि कंपनी एक लीगल बन गई है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। हर डॉक्यूमेंट जो भी कंपनी के द्वारा लिया जाना है या कंपनी ने आगे भेजना है, उस पे कंपनी की स्टैंप होती क्या है, बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उनके सिग्नेचर्स ही होते हैं या कंपनी के सिग्नेचर ही होंगे। वो कॉमन सील कंपनी के पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर कंपनी के पास कॉमन सील है, वो क्या होगी, स्टैंप होगी एंग्रेव्ड, जिसपे सिग्नेचर एंग्रेव्ड हो गया, कंपनी का जो भी लोगो है वो एंग्रेव्ड होगा। हर डॉक्यूमेंट पे वो स्टैंप लगनी जरूरी है। अगर वो स्टैंप किसी डॉक्यूमेंट पे नहीं लगी तो वो डॉक्यूमेंट कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो क्या रहेगा, इनवैलिड रहेगा। इसके बाद अगर किसी के पास नहीं है तो मैन्युअली वो सिग्नेचर करेंगे। फिर फोर्थ है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। देखिए जैसे बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, हमने बिजनेस बना लिया, अगर हम एंड करने जाते हैं तो अपने आप एंड हो जाएगा। लेकिन कंपनीज केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज रहेंगी हमें। अगर कंपनी स्टार्ट करनी है तो हमें बहुत से पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स या फिर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती हैं। वो आगे नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा मैं कंपनी के बारे में, एमओए, एओए। ऐसी कंपनी को जो वाइंड अप करना है ना, कंपनी खत्म भी करनी है, एंड करनी है, तो भी हम अपने आप नहीं कर सकते उसको। एक लीगल प्रोसीजर होगा प्रॉपर, उसे फॉलो करना पड़ेगा, जिसे बोला जाता है वाइंडिंग अप। कंपनी को खत्म करने के लिए एक लीगल प्रोसीजर फॉलो होता है, जिसे बोला जाता है वाइंडिंग अप। और इसी प्रोसीजर के द्वारा कंपनी एंड होगी। ये मेंबर्स के द्वारा भी हो सकता है या फिर अदर पार्टी, अदर स्टेक होल्डर के द्वारा भी हो सकता है। इसका मीनिंग मेन क्या है, परपेचुअल, लगातार एग्जिस्टेंस या सक्सेशन भी आ सकता है कि लगातार चलने वाली। कंपनी जब फॉर्म हुई है तो वो एकदम से खत्म होने नहीं वाली। कंपनी को जब बनती है वो लंबे समय के लिए बनती है कंपनी, और इसको एंड करना इतना इजी नहीं है, वो एक लीगल प्रोसीजर के द्वारा ही खत्म होगी।
मतलब कंपनी जो बनती हैं तो ये लंबे समय के लिए बनती हैं और ज्यादा लंबे समय के लिए चलती हैं। परपेचुअल सक्सेशन या एग्जिस्टेंस के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ सकते हैं इसका फीचर्स में कंट्रोल, कि कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है। एज आई हैव सेड अर्लियर कि ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बोथ आर सेपरेट। स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन होती है इसमें। ओनर कौन है? शेयर होल्डर है। लेकिन मैनेज कौन करता है? मैंने पहले बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो डायरेक्टर है वो मैनेज करेंगे इसको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा मैनेजमेंट चलती है। वो डिसीजन किसके बिहाफ पे लेते हैं? शेयर होल्डर के बिहाफ पे वो डिसीजन लेते हैं और इसको मैनेज या कंट्रोल करते हैं। वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं शेयर होल्डर। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं फीचर्स में लायबिलिटी। इन द केस ऑफ कंपनी there will be limited liability of the members। limited liability मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं कि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में, लेकिन कंपनी के केस में सबसे बड़ा फीचर और मेरिट भी यही है कि इस केस में लायबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। लिमिटेड का मतलब क्या है कि आपने सपोज मैंने 2000 शेयर्स बाय किए ऑफ 10 ईच। इट मीन्स 20,000 रुपया मैंने देना कंपनी को अपनी ओनरशिप लेने के लिए। मैंने इसके 7 पे अप किए हुए थे। इट मीन्स 14,000 में पे कर चुका हूं। अनपेड कितने रह गए? 3। 2003 इट मीन्स 6,000 क्या है? अनपेड। ये मेरे ऑलरेडी पेड है। तो मेरी लायबिलिटी क्या है? अप टू द अमाउंट ऑफ द अनपेड शेयर। मैंने कितने नहीं पे किए? 6,000 नहीं पे किए। कंपनी मुझसे अगर ज्यादा से ज्यादा लॉस हो जाए तो देखिए मेरी कोई पर्सनल एसेट उस केस में नहीं बिकेंगी। कंपनी मुझसे ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकती है? जो अमाउंट मैंने पे नहीं किया। मैंने पे क्या नहीं किया अभी? ये 6,000 रुपीज नहीं पे की, तो ये 6,000 रुपए कंपनी मुझसे मांग सकती है कि आपका ये पैसा पेंडिंग है, अनपेड है, तो आप ये पे कीजिए, मुझे ये पे करने पड़ेंगे। देखिए एसेट्स अगर बिकेंगी तो किसकी बिक रही है? कंपनी की बिक रही है। कंपनी के पास अगर एसेट्स है तो वो क्रेडिटर्स क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मेरी लायबिलिटी क्या है? जस्ट वो अनपेड अमाउंट 6,000 का जो अनपेड अमाउंट था वो कंपनी मुझसे कॉल कर सकती है, उसके अलावा वो मुझसे कुछ भी कॉल नहीं कर सकती या नहीं मांग सकती। ये थी हमारे 6 फीचर लायबिलिटी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन। देखिए फॉर्मेशन में बात करें अगर, एक टेडियस प्रोसेस है। कंपनी को फॉर्म करना इतना इजी नहीं है। कंपनी को फॉर्म करने के लिए आपको काफी लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए। लीगल रिक्वायरमेंट मींस आपको डॉक्यूमेंटेशन वर्क बहुत ज्यादा होता है, जिसमें कि आपको नेमली मैं बता देता हूं आपको कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे एमओए प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको एओए प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टस होगा। ये आपको एक अलग से चैप्टर दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। उस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है, क्या क्या स्टेजेस है आपको कंपनी जब फॉर्म करनी है। फॉर्मेशन में आप यहां पे यही लिख सकते हो कि इट्स फॉर्मेशन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड अ टेडियस प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स मेनी फॉर्मेलिटीज और लीगल कंप्लायंसेस। लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत होती है इसमें। ये आप एक लिमिटेशन में भी लिख सकते हो वर्ड इसको। देखिए मेरिट्स ऑफ लिमिटेशन मीनिंग और फीचर्स में से क्लियर हो जाती है। जो जो इसमें से आपको अच्छी लग रही है वो मेरिट्स में डाल सकते हो, जो आपको नहीं ठीक लग रही वो कि हमें डिफिकल्टी अराइज हो रही है वो लिमिटेशन में जाती है। अब नेक्स्ट है एक और पॉइंट रीड कर सकते हैं हम इसके अंडर, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, रिस्क। देखिए शेयर होल्डर क्या है? कंपनी के पास बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो इतने ज्यादा जब शेयर होल्डर हैं तो रिस्क है वो भी अब क्या हो गया? बाइफरकेट या डिवाइड हो गया। रिस्क इकट्ठा नहीं रहा, रिस्क क्या हो गया? अब डिवाइड हो गया सभी शेयर होल्डर के बीच में।
जो रिस्क सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेले को बियर करना पड़ता था, पार्टनरशिप में 2 मेंबर से 3 को बियर करना पड़ता था, कंपनी में वो लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में बाइफरकेट या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और अकेले बंदे को इतना बर्डन नहीं रहता। तो आज के लेक्चर में मैं यहीं तक सीमित रखूंगा। जो मेरिट्स और लिमिटेशन है आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, अलॉन्ग विद द पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस की कंपनीज कौन कौन सी तरह की होती है वो भी मैं बता दूंगा। फिलहाल एक बार ब्रीफिंग कर रहा हूं, हमने किया क्या क्या है, मीनिंग की है, डेफिनेशन की है कंपनी की, और कंपनी के बारे में मैंने आपको थोड़ी जनरल नॉलेज दी है कि कंपनी होती क्या है, कैसे ऑपरेट करती है, कैसे वो पैसा इकट्ठा करती है। एक फीचर में आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, 9 ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि जब हमारा मन करे, मैंने बताया था ना 50 रुपए वाला शेयर 55 में बेच दिया, जब हमारा मन करे हम अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये नहीं होता, सिर्फ इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये डिफरेंस क्या है पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड का, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। और इसके बाद हमने मीनिंग वगैरह के बाद देखिए मैंने आपको प्रोसीजर बताया क्या है, और उसके बाद हमने फीचर्स किए हैं। ये फीचर्स डिटेल में किए हैं, इनमें से केस स्टडी आ जाती है आपको, इसलिए थोड़ा ही करवाया आज। तो आई होप कि सभी ने ध्यान से सुना होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। विद दिस थैंक यू, साइनिंग ऑफ।